वेलकम टू द 6th लेक्चर ऑफ आवर फ्रिक्शन डिस्कशन। आज हम लोग फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ और सवाल करेंगे और फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ये क्वेश्चंस आपके पैकेज से ही लिए गए हैं। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके जेईई मेन सेक्शन से है और इसको हम लोग चेन प्रॉब्लम कहते हैं। इसमें एक चेन होगा और उस चेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसलिए इसको हम लोग चेन प्रॉब्लम कहते हैं। लिखिए सवाल को। ये आपके जेईई मेन सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 10 पे है। मेडिकल में एआईपीएमटी सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 10 पे मिलेगा, एक्सरसाइज 2 में। क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L, a uniform chain of length L is placed on a rough table, with length n into L hanging over the edge, और इसमें दिया हुआ है कि n का वैल्यू 1 से छोटा है। If the chain will begin to slide for any further displacement, find mu। हालांकि डायग्राम नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको डायग्राम बता दे रहा हूं। एक टेबल है इस तरह से और इस टेबल पे चेन रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। ये एक चेन रखा हुआ है और इस चेन का टोटल लेंथ L है। आप टोटल मास M मान सकते हो। इस चेन का टोटल मास M और लेंथ L मान सकते हो। इसका कुछ पार्ट हैंग कर रहा है और ये लेंथ दिया हुआ है। ये लेंथ L/2, L/3, L/4 कुछ भी हो सकता है। यहां NL लिखा है। N का कुछ वैल्यू होगा 1/2, 1/4 ऐसा कुछ भी। N 1 से छोटा है, 0.5 ऐसा कुछ भी। और ये जो है जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन, मतलब अगर कुछ भी ज्यादा करेंगे तो ये स्लिप कर जाएगा। इसका क्या मतलब कि यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये जस्ट लिखा हुआ विल बिगिन टू स्लाइड फॉर एनी फर्दर डिस्प्लेसमेंट। तो आपको म्यू बताना है, मतलब इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। और दूसरा सवाल तब तक मैं यहां लिख देता हूं। दूसरा सवाल ये है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है। ये मैंने कह दिया आपको कितने से, G/4 से। ये एंगल 30 डिग्री है। तो बताइए इस सरफेस के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कितना होगा, ये करना है। तो इस सवाल का आंसर देखते हैं। देखिए इस चेन को कौन मूव करा सकता है? इतना जो पार्ट है ना, इसका जो मास होगा उसकी वजह से जो वेट लगेगा, वेट इसके बीच में दिखाएंगे सेंटर पे, उसका जो वेट लगेगा वो इसको मूव कराएगा। वेट होता है mg। लेकिन सबसे पहले इतने पार्ट का मास तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? यूनिटरी मेथड से, एक एक नियम से। कहेंगे भाई L लेंथ का मास है m, पूरे L लेंथ का मास कितना है m, तो 1 सेंटीमीटर का मास होगा m/l। तो nl का मास कितना होगा m/l इंटू n इंटू l। तो ll कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा nm।
तो इसका वेट कितना हो जाएगा nmg। वेट क्या होता है मास इनटू जी, मास कितना आया nm। अब ये जो लेंथ बचा वो कितना होगा, पूरा लेंथ l है, nl इधर चला गया तो ये कितना होगा l माइनस nl। तो इसका मास कितना होगा, उस तरफ 1 का है m बाय l, तो n, इसमें आप चाहो तो l कॉमन ले सकते हो, ये देखिए इसमें l कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस n बचेगा। सो l इंटू 1 बाय n का मास कितना होगा, तो भाई 1 सेंटीमीटर का है m बाय l, तो इतने कितना होगा इसमें l इंटू 1 बाय n मल्टीप्लाई कर दीजिए तो l कट गया, m इंटू 1 माइनस n। तो इसका वेट नीचे लगेगा, इतने पोर्शन का वेट नीचे लगेगा कितना, m इंटू 1 माइनस n इंटू जी, और इस पे नॉर्मल ऊपर रहेगा, ठीक है, ये नीचे लगेगा नॉर्मल ऊपर रहेगा, फ्रिक्शन इस पे इधर लगेगा, और क्योंकि ये जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, जिसका वैल्यू म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन कितना होगा m इंटू 1 माइनस n इंटू जी। इस चेन को स्लाइड करवाने वाला फोर्स कौन, ये nmg, और इसको रोकने वाला कौन, ये रुका हुआ है, दिस फोर्स इज इक्वल्स टू दिस फोर्स, तो nmg इज इक्वल्स टू म्यू m इंटू 1 माइनस n इंटू जी। g से g कटा, m से m कटा, आपसे किसका वैल्यू पूछा है म्यू का, तो इधर भेज दीजिए, तो म्यू हो जाएगा n अपॉन 1 माइनस n, ये वैल्यू हो जाएगा म्यू का, ठीक है। अगला सवाल ये जो हमने दिया था, ये बहुत आसान सा सवाल था, एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने आपसे पूछा, आप लोग सोच रहे होंगे सर काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, तो इस ब्लॉक का एक बीडी बनाइए, इसका वेट mg के दो कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ mg sin थीटा और इधर की तरफ mg cos थीटा, और इस पे नॉर्मल ऊपर लगेगा, क्योंकि ये ब्लॉक दिया हुआ स्लाइड कर रहा है नीचे, तो ऑब्वियस बात है फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। जब ब्लॉक स्लाइड करता है तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका वैल्यू कितना होता है म्यू k इंटू n, और n का वैल्यू कितना है mg cos थीटा। अब ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है तो नीचे की तरफ इक्वेशन लिख दीजिए, mg sin थीटा माइनस ये कितना है म्यू k mg cos थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन कितना है g/4। इसको कैलकुलेट कर देंगे, देखिए mg कट गया, और थीटा तो दिया हुआ है 30 डिग्री, तो sin 30 हाफ हो गया, माइनस म्यू k cos 30 √3/2 हो गया, इज इक्वल्स टू 1/4। इस 1/4 को इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो 1/2 माइनस 1/4, तो 1/4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू म्यू k इंटू √3/2। तो इस 2 से 4 कट जाएगा दो बार में, और ये √3 भी नीचे आ जाएगा, देयरफॉर म्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2 √3। ये सवाल आपके HC वर्मा में सॉल्व्ड एग्जांपल में मिलेगा, सेम सवाल, ठीक है, वेरी इजी। सो कीजिए, फिर कुछ और सवाल करते हैं। अगला सवाल करते हैं, ये सवाल भी बहुत फेमस है, देखिए, एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग, एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग, एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अप a hemispherical ball, a hemispherical bowl, बाउल मतलब होता है कटोरा टाइप का, ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस कैपिटल R। इफ म्यू इज इक्वल्स टू 1/3, अगर म्यू कितना है 1/3 है, फाइंड द हाइट h up to which insect can rise, इंसेक्ट जो राइज कर सके बताइए, और आपको दिया हुआ एक डेटा 3/√10 का वैल्यू 0.95 देना है, ये दे दिया है। इस सवाल को मैं बताता हूं, समझिए क्या है। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, मतलब
से हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसका सेंटर, ये पूरा रेडियस, और एक इंसेक्ट जो है वो इस तरह से क्रॉल करते हुए मैक्सिमम कितना हाइट तक जा सकता है। देखिए मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे ये इंसेक्ट यहां होगा, इसका अगर एफबीडी बनाएंगे तो इसका वेट mg ऐसे लगेगा, ठीक है। इस mg के दो कंपोनेंट होंगे। यहां पर एफबीडी बनाने के लिए हम लोग दो डायरेक्शन ले लेते हैं, एक इस तरह से नॉर्मल, ठीक है, और दूसरा इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे। तो ये जो इंसेक्ट है इसका वेट mg ऐसे लगेगा, जिसके दो कंपोनेंट होंगे। इधर के तरफ कंपोनेंट क्या होगा, mg sin थीटा। sin थीटा क्या होता है, अगर आप इसको इंक्लाइंड प्लेन जैसा समझें तो इस इंक्लाइंड प्लेन का ये वाला एंगल होता है sin थीटा, ये वाला एंगल थीटा होता है, तब तो इसको लिखते हैं mg sin थीटा। और इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा, mg cos थीटा, और ये एंगल कितना होगा 90, क्योंकि ये टैंजेंट है, ये नॉर्मल है। ये मैं इसलिए इतना लिख रहा हूं क्योंकि मुझे एंगल भी समझाना है आपको। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा, ये भी 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल से देखिए ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा थीटा, ये mg हो गया। इस ब्लॉक पे, इससे मतलब इंसेक्ट पे नॉर्मल किधर लगेगा, इधर, और इस इंसेक्ट का स्लिपिंग टेंडेंसी इधर होगा mg sin थीटा से, तो इस पर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, और ये मैक्सिमम उतना हाइट तक जा सकता है जब तक फ्रिक्शन मैक्सिमम ना हो जाए, तब तक वो रुका रहेगा ऊपर, नहीं तो स्लाइड कर जाएगा। तो ये फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना, म्यू इंटू एन के बराबर, और एन कितना mg cos थीटा के बराबर। अब ये इंसेक्ट यहाँ पे रुका रहेगा, तो इस पर नेट फोर्स 0 कर दीजिए, जितना फोर्स उधर उतना ही फोर्स इधर, मतलब म्यू mg cos थीटा इज इक्वल्स टू इधर की तरफ mg sin थीटा, mg कटा, अगेन यू कैन से tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, द फेमस रिलेशन tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ x। ये आ गया। अब चलिए आपको हाइट निकालना है, मतलब ये हाइट निकालना है, ये ऐसे मिलाएंगे तो ये हाइट आपको बताना है, ये है हाइट, मतलब इसको ऐसे मिला दें तो ये है हाइट h, ये हाइट h हम लोग को निकालना है। अब देखिए ये h होगा, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा r माइनस एच, भाई पूरा यहां से यहां तक तो रेडियस है, ये हो गया r माइनस एच, और ये भी कितना होगा r। तो इस ट्रायंगल से देखिए, इस ट्रायंगल से cos थीटा लिखेंगे r माइनस एच बाय r। अच्छा, tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, म्यू दिया हुआ है 1/3, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/3, तो cos थीटा तो निकाल ही सकते हैं जी, ट्रायंगल बना लीजिए इस तरह से, ये थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया 1, बेस हो गया 3, ये कितना हो जाएगा √10। तो cos थीटा क्या लिखेंगे यहां से, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, 3/√10 इज इक्वल्स टू, ये r दोनों में डिवाइड होगा तो 1 माइनस h बाय r, 3/√10 दिया हुआ है 0.95, तो 0.95 इज इक्वल्स टू 1 माइनस h बाय r, ये इधर भेज दीजिए, तो h बाय r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.95, 0.05 मतलब 1/20 होगा वो, तो h हो जाएगा r/20। ये वो मैक्सिमम हाइट होगा जिस हाइट तक वो इंसेक्ट क्रॉल कर सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये, इसको बहुत अच्छा समझिएगा, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, mg sin थीटा, mg cos थीटा, नॉर्मल, फ्रिक्शन। sin थीटा cos थीटा कैसे लिखा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, कि इस एंगल को ऐसे पढ़ाइए, तो ये एंगल को हमने थीटा माना, तो ये mg sin थीटा हुआ, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, क्योंकि ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल, और ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना हुआ थीटा। इस वाले डायग्राम को ध्यान रखना है, खुद से बनाइए, अच्छे से साफ साफ डायग्राम बनाइएगा तो समझ में आएगा इसको नोट कीजिए। अगला सवाल करते हैं। अब हम लोग जेईई एडवांस सेक्शन में आ गए हैं।
लेकिन ये जे एडवांस के क्वेश्चन जो मैं करवाने जा रहा हूँ ये भी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे नीट वाले इनको छोड़ेंगे नहीं। जब मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन छोड़ देना है तब आप छोड़ सकते हो उसको। अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। पहला सवाल जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है कि एक इस तरह से वॉल दिया हुआ है, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास ए है, मतलब इस ब्लॉक का नेम ए है, इस ब्लॉक का नेम बी है और ये एफ लगा रहा है। कह रहा है कि ये जो वॉल है ये स्मूथ है, ये वॉल स्मूथ है, लेकिन इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। तो आपको बताना है फाइंड फ्रिक्शन, मतलब डायरेक्शन बताना है उसका, मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहे इस क्वेश्चन में हम, डायरेक्शन ऑन बी ड्यू टू ए इफ द सिस्टम कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहला ऑप्शन जो उसका है डायरेक्शन का वो है अपवर्ड, बी डाउनवर्ड, सी जीरो एंड डी सिस्टम कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ये एचसीवी से उठाया गया है, कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन भी एचसीवी से उठाया गया है। देखिए सवाल को समझते हैं। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा तो जरा बी को गौर से देखिए, इस बी का एफबीडी बनाइए, बी का वेट mg नीचे लगेगा, mb इंटू जी। ए जो है वो बी पे नॉर्मल इधर लगाएगा, ए बी पे नॉर्मल इधर लगाएगा। ऑब्वियस बात है इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे होगा, तो ए जो है वो बी पर फ्रिक्शन ऊपर लगाएगा। ठीक है, ये फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए है, क्योंकि इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे है इसलिए फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। सो प्राइम फेसाई ऑन द फेस ऑफ इट देख के लग रहा है कि बी पर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा ए की वजह से, और यही आपसे पूछा है फाइंड फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए। तो आपको प्राइम फेसाई में भी लग सकता है कि आंसर अपवर्ड सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ इतना देख के नहीं करना है, आगे भी चलना है। आगे आप सिर्फ एक एफबीडी बनाइए, वो मैं यहां बना के दिखा रहा हूं। अगर आप ए का एफबीडी बनाएंगे तो ए का वेट एम ए इंटू जी तो नीचे लगेगा, है ना। ए ने बी पर फ्रिक्शन ऊपर लगाया था, तो बी ए पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा, नीचे, एफ। अब इस ए का स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है, नीचे। तो इसको इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ऊपर की तरफ यहां फ्रिक्शन लगे, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है, लेकिन यहां तो फ्रिक्शन है ही नहीं, ये सरफेस क्या है, स्मूथ है। इसका मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता, और जब ये रह ही नहीं सकता है मतलब ये रहेगा ही नहीं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, ये गिर जाएगा, जैसे यहां रखोगे ये गिर जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों कांटेक्ट में रहेंगे ही नहीं, कांटेक्ट में ही नहीं रहेगा मतलब फ्रिक्शन नहीं रहेगा। द करेक्ट आंसर विल बी द सिस्टम कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ये वाला आंसर सही होगा। लेकिन एचसीयू में ये दोनों सवाल है, अपने पैकेज में सिर्फ एक ही सवाल है। एचसीयू में इसका दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट। What if the wall has friction? अगर वॉल के पास फ्रिक्शन हो जाए तब क्या होगा? तब कुछ नहीं, तब जब ए का एफबीडी बनाएंगे तब ए पे ए का वेट एम ए इंटू जी नीचे लगेगा, यहां फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा और यहां फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। दिस इज फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू वॉल, है ना। तब आपका आंसर सही होता, फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए ऊपर लगता। तब से क्या क्या पूछा जा सकता था इस केस में, सेकंड पार्ट में, फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, बी पर ए की वजह से फ्रिक्शन ऊपर क्या होता, अपवर्ड। दूसरा पूछा जा सकता था फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, ए पर फ्रिक्शन बी की वजह से नीचे, क्योंकि
क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन डाउनवर्ड्स। फिर पूछा जा सकता था फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू वॉल अपवर्ड। बहुत बेसिक सा सवाल है, लेकिन कई बार इस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में फंसा ले जाते हैं। इसको ध्यान समझिएगा, ये नीट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिपीट हो सकता है, ध्यान से लिख लीजिए। अगला सवाल करते हैं हम लोग। इस सवाल में ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन 37 डिग्री है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का, इसके ऊपर ब्लॉक है 2 kg का। ये जो सरफेस है इसमें फ्रिक्शन है और इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है म्यू 0.2, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.2। इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगाया जा रहा है, ऐसे हम यहां लगा दे रहे हैं, यहां कहीं भी लगाया जा सकता है। एक फोर्स लगाया जा रहा है 20 न्यूटन का, इस तरह से हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और आपसे कहा है कि g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड लीजिए और बताइए कि इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक। पहला ऑप्शन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन 0 और चौथा ऑप्शन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आसान सा सवाल है, टाइम लेकर के बनाइए, ट्राई कीजिए इसको। वीडियो पॉज कर सकते हैं आप और सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। देखिए सबसे पहले इसका वेट 20 न्यूटन, नीचे 2 कंपाउंड होंगे उसके, इधर की तरफ 20 sin 37 3/5, तो ये हो गया 12 न्यूटन, इधर होगा ये 16 न्यूटन, इधर की तरफ नॉर्मल। फ्रिक्शन सबसे लास्ट में लगाते हैं। अभी पहले इस फोर्स के कंपाउंड देखिए, और अभी नॉर्मल 16 भी नहीं होगा क्योंकि इस फोर्स का एक कंपाउंड भी इधर होगा। देखिए 37, तो ये 37, इस फोर्स का 2 कंपाउंड, इधर की तरफ 20 cos 37 4/5, ये हो गया 16 न्यूटन, ठीक है। और दूसरा इसका एक कंपाउंड इधर की तरफ sin 37 मतलब 12 न्यूटन। इस ब्लॉक को अगर देखें, इस पर इधर फोर्स लग रहा है n और इधर कितना लग रहा है 16 + 12, मतलब नॉर्मल का वैल्यू इस केस में 28 है। वैल्यू ऑफ नॉर्मल इज 28। उसके बाद इस ब्लॉक को अगर देखें, सिर्फ इस ब्लॉक को वापस यहां दिखा रहे हैं, इस ब्लॉक को देखें 2 kg का, तो इस पर देखिए इधर लग रहा है फोर्स 12, इधर लग रहा है 16, मतलब इसको चलाने वाला फोर्स जो है वो इधर की तरफ 4 न्यूटन का है। नेट फोर्स उसको चलाने वाला 4 न्यूटन है। मतलब इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी कोई पूछे, कहेंगे ऊपर की तरफ है, कितना 4 न्यूटन का, ठीक है। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है वो निकाल लीजिए। मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, तो म्यू कितना है 0.2 इंटू एन, नॉर्मल कितना है 28, तो ये जगह 5.6 न्यूटन। इस ब्लॉक को चलाने वाला फोर्स है 4 न्यूटन और रोकने वाला कितना 5.6। क्या ब्लॉक चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि चलाने वाला फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है। तो इस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ, इधर की तरफ, क्योंकि इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी आगे है, ये 4 न्यूटन से आगे जाना चाह रहा है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ 4 ही न्यूटन लगेगा और इतना लग के इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन को 0 कर देगा, इस ब्लॉक को रोक देगा, ये ब्लॉक आगे नहीं बढ़ेगा। समझ पा रहे? ये 4 कैसे आया था? ये 12 इधर लग रहा था, mg वाला, mg sin थीटा कंपोनेंट, और इस 20 का 16 था, तो 16 और 16 इधर है, 12 इधर है, तो नेट 4 आया। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था, इस क्वेश्चन में फंसा दिया था, ध्यान रखना। आज के लेक्चर का आखिरी सवाल हम लोग करेंगे, ये भी जेईई एडवांस का सवाल है। इस क्वेश्चन को चाहे तो नीट वाले बच्चे छोड़ सकते हैं, बस इस क्वेश्चन को, हालांकि अगर मन करे तो आप बना भी सकते हैं।
क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन लिखना ही रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, मैं समझा दे रहा हूं. अ ब्लॉक रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन. एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये स्मूथ है और यहां से एक ब्लॉक को रिलीज कर दिया गया है. इस ब्लॉक का मास m है, ठीक है. इस इंक्लाइंड प्लेन का इंटरसेप्शन थीटा है और यहां से इसे रिलीज कर दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0. जब ये ब्लॉक स्लाइड करके बॉटम पे आया, m मास है ये, तब इसका वेलोसिटी v है. किस वेलोसिटी से आया? v वेलोसिटी से. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सेम ब्लॉक को सेम इंक्लाइंड प्लेन से रिलीज करें, सेम जगह से जहां से पहले किए थे, लेकिन इस बार अगर ये रफ है, ये रफ है, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, ठीक है. तब जब ये नीचे पहुंचता है, तो इस ब्लॉक का वेलोसिटी v बाय n है, पहले से कट गया, v बाय n हो गया और दिया हुआ है कि n जो है 1 से ज्यादा है, सॉरी n जो है 1 से ज्यादा है. तो आपको बताना है कि म्यू कितना होगा. बताइए म्यू कितना होगा. तो जो चार ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से है. ए है कि म्यू का वैल्यू होगा 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू tan थीटा. बी ऑप्शन है कि म्यू होगा 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू कॉट थीटा. सी ऑप्शन कह रहा है कि म्यू होगा 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर का होल पावर हाफ इंटू tan थीटा. और डी ऑप्शन है 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर का होल पावर हाफ इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी. मतलब म्यू इधर था. ये चार ऑप्शन है. ये आखिरी सवाल आज का, अच्छे से कीजिए. चलिए मान लेते हैं ये डिस्टेंस s है. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कोई ब्लॉक को रख दें, डजंट मैटर उसका मास क्या है, उसका एक्सलेशन नीचे की तरफ होता है g sin थीटा. भी पीछे लॉज ऑफ मोशन में किए हैं, याद ना चाहिए आपको. नहीं याद है तो निकाल लो. mg का दो कंपोनेंट, इधर की तरफ mg sin थीटा, इधर की तरफ mg cos थीटा. उसको नॉर्मल बैलेंस कर लिया. mg sin थीटा इसको चलाएगा तो फोर्स हो गया mg sin थीटा डिवाइडेड बाय मास m. एक्सेलेरेशन कितना हो गया? g sin थीटा. अब यहां पहुंचे, इसका वेलोसिटी कैसे होगा? इसके लिए आपको काइनेमेटिक्स का यूज करना पड़ेगा. काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़े कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है. ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, तो 0 हो गया, तो ये 0 2 इंटू एक्सेलेरेशन कितना है? g sin थीटा इंटू s. ये पहला इक्वेशन इस केस के लिए. अब इस केस के लिए चलिए, ये डिस्टेंस फिर से ऐसी है, सेम ही है, रिलीज ही किए हैं. रफ इंक्लाइंड प्लेन के केस में अगर स्लाइड करता है तो नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन कितना होता है? g कॉमन sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा. ये होता है, ठीक है. एंगल ऑफ रिपोज वाले केस में, थर्ड केस में बताए थे ये फॉर्मूला. वैसे नहीं भी याद है तो वही mg sin थीटा नीचे लगता है, म्यू mg cos थीटा, म्यू इनटू n, तो म्यू mg cos थीटा ऊपर हो गया, तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा दिस mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा. ये हो गया फोर्स बाय मास, तो mm कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेलेरेशन. फिर से काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लिख दीजिए. फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो v स्क्वायर बाय n स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, तो 0 2 इनटू एक्सेलेरेशन कितना हो गया? g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा 2as. ये दूसरा इक्वेशन, बस दोनों को डिवाइड कर देना. इसलिए मैंने कहा कि नीट वाले लोग भी इसको देख लीजिए. हो सकता है इतना आसान, मतलब आसान तो नहीं है लेकिन फिर भी पूछ देता है कोई. डिवाइड कर दीजिए तो ये n स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, ये 2 2 कटा, g कटा, ss कटा, ऊपर बचा sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा. अब यहां से मुझे हिंट लग रहा है कि 1 बाय n स्क्वायर, इसलिए इसको रेसिप्रोकल ले लीजिए. तो 1 बाय n स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा बाय sin थीटा. तो sin थीटा दोनों में लिख दीजिए, यहां भी यहां भी. तो sin थीटा बाय sin थीटा 1 होता है, तो 1 बाय n स्क्वायर हो गया 1 माइनस म्यू cot थीटा. इसको इधर भेज दीजिए. सो म्यू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर.
ये cot थीटा डिवाइड में हो जाएगा, cot थीटा 1 बाय cot थीटा, तो उसको tan थीटा कहते हैं। तो म्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर इंटू tan थीटा। So this means option A is the right answer। इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम लोग इस L6 ऑफ फ्रिक्शन को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।